बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का चैप्टर शुरू किया हुआ है। ये जो स्लाइड है ये डॉक्टर इनाम ने लिखे हैं KMUIHS और काजीपीडिया ने इस स्लाइड को कंपाइल किया हुआ है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट का मतलब ये है कि ये जो ड्रग्स है ये हमारे पास एड्रेनर्जिक एक्टिविटी को ब्लॉक करेंगे, ये हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक करेंगे। सिंपैथेटिक एक्टिविटी इसकी वजह से कम होगा, ठीक है। जो कि एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट थे उसकी वजह से हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा थी। अब एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट की वजह से हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होगी, ठीक है। तो वो ड्रग जो कि हमारे पास इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की एक्टिविटी को एंटागोनाइज करते हैं, उसकी एक्टिविटी को कम करते हैं, ब्लॉक करते हैं, इसे हम एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट कहते हैं। दे ऑक्यूपाई एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा बट डू नॉट प्रोड्यूस सिग्नल ट्रांसडक्शन। ये हमारे पास अपने ही रिसेप्टर पे तो अटैच हो जाएंगे लेकिन सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं करेंगे। मतलब ये है कि सेल के अंदर सिग्नल नहीं जाएगा। जब सिग्नल नहीं जाएगा तो इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन अपना काम परफॉर्म नहीं करेगा। इसमें रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और ये इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ रिसेप्टर किया गया है, अल्फा पे या बीटा रिसेप्टर पे जो काम करते हैं। तो अगर हम बात करें अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर की, अल्फा ब्लॉकर की बात करें तो इसमें अल्फाजोसिन है, डोक्साजोसिन है, पेंटोलेमिन है, पिनॉक्सीबेंजामिन है, ठीक है, और प्राजोसिन है, टेराजोसिन है, टेमसुलासिन है और यूम्बिन है। तो एक एक ड्रग आगे आ रहा है, इसे हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें पिनॉक्सीबेंजामिन और पेंटोलेमिन की, ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है। नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर का मतलब ये है कि अल्फा 1 पे भी काम करेंगे और ये अल्फा 2 पे भी काम करेंगे, तो ये नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है। दूसरी बात यह है कि अगर ये अल्फा 1 की एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा है, अगर ये अल्फा 1 की एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा है तो नॉर्मली अल्फा 1 रिसेप्टर क्या करता है, वो तो हमारे पास वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम अल्फा 1 की एक्टिविटी को ब्लॉक करें तो उसकी वजह से फिर वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वेसोडाइलेशन होगा, ठीक है। और उसकी वजह से हमारे पास पोस्चरल हाइपोटेंशन आ सकता है। पोस्चरल हाइपोटेंशन या ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का मतलब ये है कि कोई भी बंदा बैठा हुआ है या लेटा हुआ है और वो एकदम से उठ गया, उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। इसे हम पोस्चरल हाइपोटेंशन का नाम देते हैं या ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। तो इसकी वजह से ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकता है। और अगर अल्फा 2 की एक्टिविटी हमारे पास ब्लॉक कर रहा है, तो अगर अल्फा 2 की एक्टिविटी ब्लॉक कर रहा है हमारे पास ये, तो उसकी वजह से हमारे पास एक काम ये होगा कि नॉर्मली हमारे पास ये होता है कि हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन जो है उसका एक्शन कम होता है अल्फा 2 पे, ठीक है। अल्फा 2 पे हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन का एक्शन कम होता है। देखो ये हमारे पास लेट सपोर्ट एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ पर अल्फा 2 लगा हुआ है, तो नॉर्मली अल्फा 2 एगोनिस्ट देंगे तो इसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन हमारे पास कम होगा। लेकिन अगर हम ऐसे ड्रग दे दें जो कि इस अल्फा 2 को ब्लॉक करे तो उसकी वजह से तो फिर नॉरएपिनेफ्रिन कम नहीं होगा ना, तो नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास नॉर्मली तो अल्फा 2 नॉरएपिनेफ्रिन को कम करता है, लेकिन जब हम अल्फा 2 ब्लॉक कर देंगे तो इसकी वजह से हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा होगा और उसकी वजह से फिर टैकीकार्डिया और कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये जो हमारे पास ड्रग है ये हमारे पास कोवेलेंटली बॉन्ड बनाते हैं अपने रिसेप्टर के साथ, ठीक है। और ये हमारे पास इरिवर्सिबली अटैच होते हैं अल्फा रिसेप्टर के साथ, ठीक है। ये हमारे पास इरिवर्सिबल अटैच होते हैं अल्फा रिसेप्टर के साथ और नॉरएपिनेफ्रिन को ब्लॉक करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसका जो एक्शन है ये पेंटोलेमिन जो है, पेंटोलेमिन वो रिवर्सिबल ब्लॉक करता है और जो पिनॉक्सीबेंजामिन है ये इरिवर्सिबल ब्लॉकर है। पिनॉक्सीबेंजामिन इरिवर्सिबल ब्लॉकर है और जो पेंटोलेमिन है वो रिवर्सिबल ब्लॉकर है, ठीक है। पिनॉक्सीबेंजामिन और पेंटोलेमिन, तो अगर इसकी बात करें तो इसे हम ओरली भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं, सब कट भी दे सकते हैं,
सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। और अगर पेनाक्सीबेंजामिन के हाफ लाइफ की बात करें वो 12 आवर है और ये इरिवर्सिबल बाइंड होगा, ठीक है। हाँ, और अगर पेंटोलेमिन के हाफ लाइफ की बात करें तो हमारे पास 3 आवर है और ये हमारे पास रिवर्सिबल ब्लॉक करेगा। क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो इसे हम प्यूक्रोमोसाइटोमा में दे सकते हैं। प्यूक्रोमोसाइटोमा का मतलब ये है कि जब एड्रिनल मेडुला में हमारे पास ट्यूमर हो जाए, इसे हम कहेंगे प्यूक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। और एड्रिनल मेडुला का काम ही है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज करना। तो अगर वहाँ पर ट्यूमर है तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन यानी कैटेकोलेमिन ज़्यादा होंगे। तो अगर हम पेनाक्सीबेंजामिन और पेंटोलेमिन देंगे तो इसकी वजह से फिर नॉर एपिनेफ्रिन कम होगा। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, यानी जब आप लेटे हुए हो या बैठे हुए हो और आप एकदम से उठ गए अपनी जगह से, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन आएगा, कम होगा। इसकी वजह से हमारे पास टेकिकार्डिया भी हो सकता है, हार्ट रेट का बढ़ जाना, ज़्यादा होना, डिजीनेस होता है, सर चकराना और हेडेक हो सकता है। इसकी वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकता है पेनाक्सीबेंजामिन और पेंटोलेमिन की वजह से। अभी हमारे पास सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है, ठीक है, सेलेक्टिव अल्फा 1 एंटागोनिस्ट या सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। इसमें प्राजोसिन है, टेराजोसिन है, डॉक्साजोसिन है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो ड्रग है, नॉर्मली अल्फा 1 की एक्टिविटी क्या है? अल्फा 1 की एक्टिविटी हमारे पास ये है कि ये हमारे पास वेजोकंस्ट्रक्शन काज करता है, लेकिन अगर इस अल्फा 1 को हमने ब्लॉक किया तो अब ये वेजोकंस्ट्रक्शन काज नहीं करेगा, लेकिन वेजोडाइलेशन काज करेगा, ठीक है। वेजोडाइलेशन काज करेगा और उसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा, लेकिन ठीक है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा और इसकी वजह से हमारे पास हार्ट रेट ज़्यादा होगा। अब हार्ट रेट ज़्यादा किस तरह से होगा कि हमारे पास जो अल्फा 1 रिसेप्टर है, अल्फा 1 जिस पे हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन अटैच होता है, ये हमने ब्लॉक किया। तो अब तो अल्फा 1 रिसेप्टर तो ब्लॉक है, लेकिन ये नॉरएपिनेफ्रिन जो है अब बीटा 1 पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि हार्ट रेट ज़्यादा होगा। ये बात लिखी है कि बीटा 1 पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ब्लैडर स्पेंडर जो है उसके टोन को ये कम करता है, ठीक है। तो इस वजह से इसे हम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में और हाइपरटेंशन में इन ड्रग्स को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास हाइपरट्रॉफी आ गया है ब्लैडर के नेक में और या प्रोस्टेट में, तो इसकी वजह से ये हाइपरट्रॉफी जो है ये फिर कम हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारे पास एंडोजिनस और एक्सोजिनस एगोनिस्ट जो है अल्फा 1 रिसेप्टर पे ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अल्फा 1 रिसेप्टर पे ये एंडोजिनस एक्सोजिनस एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन ये चीज़ें काम नहीं करेंगे। दूसरी बात है इसकी वजह से पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा। जब पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा तो ब्लड प्रेशर खुद बहुत कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमारे पास आर्टेरियल और वेनस स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं और इसकी वजह से बीपी कम होगा। कार्डियक आउटपुट, रीनल ब्लड फ्लो और जीएफआर पे हमारे पास जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम प्राजोसिन और ट्राजोसिन की बात करें तो इसे हम ओरली दे सकते हैं। हाफ लाइफ 3 to 4 आवर है, लीवर के जरिए मेटाबॉलिज्म इसका होगा और इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि सबसे पहले ड्रग आएगा तो इसका मेटाबॉलिज्म जो है लीवर में हो जाएगा, ठीक है। ड्रग आएगा, इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में हो जाएगा और फिर उसके बाद ये ड्रग जो है ये ब्लड या सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म है, तो ड्रग का फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म है। दूसरी बात यह है डॉक्साजोसिन, ये हमारे पास 22 आवर हाफ लाइफ है इसका। इसे हम अगर यूज़ की बात करें तो हाइपरटेंशन में दे सकते हैं और बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में इसे हम दे सकते हैं। एडियास की बात करें तो इसकी वजह से आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन आ सकता है, डिजीनेस आ सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यानी एलर्जी आ सकती है, इंसोम्निया आ सकता है और प्रियापिज्म आ सकता है। प्रियापिज्म का मतलब होता है कि पेनफुल इजैकुलेशन, ठीक है। इसे हम प्रियापिज्म कह सकते हैं, पेनफुल इजैकुलेशन। अगर हम अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर की यूजेस की बात करें तो स्पेशली, ठीक है, स्पेशली इसमें हमारे पास अगर टेम्सुलासिन की बात करें, टेम्सुलासिन तो ये हमारे पास यूरो सेलेक्टिव और वेजिको सेलेक्टिव है।
ये अल्फा 1A और अल्फा 1D पे हमारे पास अटैच होता है, ठीक है। स्पेशली टेम्परेचर को हम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में देंगे। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में ज़्यादातर चेंज नहीं आएगा और इसकी वजह से पोस्चरल हाइपोटेंशन भी नहीं हो सकता। दूसरी बात है, इसे हम ओडी में देंगे, वंस डोज देंगे, ठीक है। एडियाज इसकी वजह से रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो सकता है और डिजीनेस इसकी वजह से हो सकता है। और काशन की बात करें तो इसकी वजह से हमारे पास सिनकेफी आ सकती है, मतलब ये पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट डोज ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर में प्रोड्यूस एन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंसिव रिस्पांस एंड रिजल्ट इन फेंटिंग और सिनकेफी। तो अगर हम अल्फा 1 ब्लॉकर का फर्स्ट डोज दे रहे हैं तो इसकी वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है और सिनकेफी यानी अनकॉन्शियस पेशेंट हो सकता है। दूसरा जो ड्रग है वो हमारे पास है यूम्बिन, ठीक है। यूम्बिन ड्रग की अगर हम बात करें यूम्बिन की, तो यूम्बिन हमारे पास अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, ठीक है। अल्फा 2 को हमारे पास यूम्बिन जो है वो ब्लॉक करेगा। जब अल्फा 2 को यूम्बिन ब्लॉक करेगा तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इसकी वजह से जब अल्फा 2 ब्लॉक हो जाएगा तो इसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगा। देखो ये बात हमारे पास ऐसी है ना कि हमारे पास जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है या प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अल्फा 2 अटैच होता है। तो अल्फा 2 का काम ये होता है कि नॉरएपिनेफ्रिन को कम करना। अब हमने ऐसा किया कि हमने अल्फा 2 को ब्लॉक किया, तो अब ये तो नॉरएपिनेफ्रिन को कम नहीं करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन अब ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यूम्बिन हमारे पास ये काम करता है। तो जब नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा होगा तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो भी ज़्यादा होगा, ना हार्ट रेट ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा और सेंट्रल स्टिमुलेशन भी करेगा। सेक्सुअल इफेक्ट्स की बात करें तो ये हमारे पास ऐसा काम करेगा कि इरेक्टाइल टिश्यू को ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। तो हिस्टोरिकली प्रीवियस टाइम में इसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन फिर फॉस्फोडाइएस्टरेज 5 इनहिबिटर आ गए, जैसे कि हमारे पास सिल्डेनाफिल हो गया। तो अब ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है अब ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए। लेकिन इसे हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के लिए यूम्बिन को हम यूज़ कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर में दो है, नॉन सेलेक्टिव है और एक हमारे पास सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव में प्रोपेनोलोल है, टिमोलोल है, नेडुलोल है। और बीटा 1 सेलेक्टिव की बात करें तो इसमें एसिडोरिलोल है, एटेनोलोल है, मेटोप्रोलोल है, स्मोलोल है, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रोपेनोल की, तो ये हमारे पास नॉन सेलेक्टिव है, बीटा 1 पे भी कम करेगा, बीटा 2 पे भी कम करेगा ये हमारे पास, ठीक है। तो अगर ये बीटा 1 पे काम कर रहा है, बीटा 1 पे, तो उसकी वजह से हमारे पास ये होगा हार्ट में कि एक तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, नेगेटिव एनोट्रॉपिक इफेक्ट देगा और क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट देगा, ठीक है। एनोट्रॉपिक का मतलब ये है कि हमारे पास जो मसल है, उस हार्ट के जो मसल है उसका कंट्रैक्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। और इसी तरह ये हमारे पास क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट भी दे रहा है, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। और एस नोड और ए नोड पर इसकी वजह से एक्टिविटी कम होगी। ये हमारे पास पेरिफेरल वेज़ोकंस्ट्रिक्शन काज कर सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। दूसरी बात यह है कि बीटा 2 अगर एगोनिस्ट देंगे, बीटा 2 हमारे पास तो ब्रोंकोडाइलेशन कर रहा था, लेकिन अगर बीटा 2 को हम ब्लॉक करें तो यहाँ पर फिर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। दूसरी बात यह कि किडनी में जो रीन है उसे भी कम करेगा और ग्लाइकोजेनेलाइसिस और ग्लूकोनोजेनेसिस भी इसकी वजह से हमारे पास कम होगा और ग्लूकागॉन सिक्रेशन भी इस प्रोपेनोल की वजह से हमारे पास कम होगा। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, और पेसमेकर एक्टिविटी और एबी नोड की एक्टिविटी को कम कर रहा है, ठीक है। ओके, रिड्यूस पेसमेकर एक्टिविटी एंड इंक्रीज एबी कंडक्शन टाइम। हाँ, तो हमारे पास इसकी वजह से ये होगा कि हमारे पास एस नोड जो है पेसमेकर है, तो इसकी एक्टिविटी, हमारे पास एस नोड की एक्टिविटी कम होगी और एबी नोड पे हमारे पास जो कंडक्शन टाइम है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। जब कंडक्शन टाइम हमारे पास ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो हार्ट में
स्लोली ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर हमारे पास ये हार्ट रेट और ये चीज़ें कम होंगी। ओके, और रिड्यूस द स्लो इनवर्ट कैल्शियम करंट, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो कैल्शियम अंदर आ रहा है या कैल्शियम की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी आराम आराम से प्रोड्यूस होगा। इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसे हम ओरली दे सकते हैं। ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होता है और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये करता है, ठीक है। इसकी बायोअवेलेबिलिटी की बात करें तो तकरीबन 0.25 है। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी ड्रग हमने लिया और ब्लड में अब कितना ड्रग है, इसे हम बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर सकता है और इसके जो मेटाबोलाइट्स है वो यूरिन में हमारे पास एक्सक्रीट होते हैं। थेरापेटिक यूज़ की बात करें प्रोप्रानोल की तो इसे हम एंटी एरिथम में यूज़ कर सकते हैं, हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं, एंजाइना पेक्टोरस में यूज़ कर सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरस का मतलब होता है चेस्ट पेन। माइग्रेन में इसे हम यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पास यूनिलेटरल हेडेक होता है, ठीक है। माइग्रेन का मतलब होता है यूनिलेटरल हेडेक। हाइपरथायराइडिज्म में इसे यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमारे पास T3 और T4 बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। एडीएस की बात करें तो इसकी वजह से कंस्ट्रिक्शन आ सकता है, इरिथमिया आ सकता है और सेक्सुअल इम्पेयरमेंट भी इसकी वजह से आ सकता है प्रोप्रानोल की वजह से, ठीक है। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की बात करें तो इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया भी आ सकता है क्योंकि ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोनेजेनेसिस को तो ये इनहिबिट कर रहा है ना, तो इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया आ सकता है। नेटोलोल और टिमोलोल की बात करें तो ये हमारे पास नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि नेटोलोल का ड्यूरेशन अफेक्शन जो है वो ज़्यादा है, तो नेटोलोल और टिमोलोल को हम ग्लाकोमा में यूज़ कर सकते हैं। देखो ये नेटोलोल और टिमोलोल जो है ये हमारे पास पोटेंट है प्रोप्रानोल से ज़्यादा पोटेंट है। दूसरी बात यह कि हमारे पास इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम कर रहा है। जब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम कर रहे हैं तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं ग्लाकोमा में। एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को भी कम कर रहा है और एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन को भी कम कर रहा है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि इसकी वजह से साइक्लोप्लीजिया नहीं आएगा, मतलब सिलेरी मसल इसकी वजह से पैरालाइज नहीं होंगे। तो अनसेट की बात करें वो 30 मिनट्स है जब हम इसे इंट्राऑक्यूलरली देंगे, मतलब आई में जब देंगे, और ड्यूरेशन अफेक्शन पर 24 आवर्स है इसका, तो इसे हम ग्लाकोमा में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ब्यूटोलोल है, एटेनोलोल है, बिसोप्रोलोल है, स्मोलोल है, मेटोप्रोलोल है। ये हमारे पास सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है या इसे हम कार्डियो सेलेक्टिव भी कह सकते हैं, लेकिन अगर डोज आपने बढ़ा दिया तो ये हमारे पास अपनी सेलेक्टिविटी जो है वो लॉस करेगा। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इसे हम हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, ब्लड प्रेशर इसकी वजह से कम होगा, ठीक है। अगर कोई भी हमारे पास एंजाइना पेशेंट है और इसे हम ये देंगे, ठीक है, बीटा ब्लॉकर देंगे, सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि उसमें एक्सरसाइज टॉलरेंस जो है अच्छा हो जाएगा। वो एक्सरसाइज अगर परफॉर्म करे तो अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा। इसे फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ओरली देते हैं और एटेनोलोल का हाफ लाइफ 6 आवर है, स्मोलोल का हाफ लाइफ जो है वो 10 आवर है। क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो इसे हम सुप्रावेंट्रिकुलर डिसरिथमिया में दे सकते हैं, स्पेशली स्मोलोल, ठीक है। और सुप्रावेंट्रिकुलर डिसरिथमिया का मतलब ये है कि हमारे पास एसए नोड में, एवी नोड में, या वहीं पर जो हमारे पास एरिथमिया हो रहा है, ठीक है, या एट्रियम में हमारे पास एरिथमिया हो रहा है, मतलब वेंट्रिकल्स के अलावा जहाँ पर भी एरिथमिया हो रहा है तो इसे हम सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया कहते हैं। और इसे हम एंटी एंजाइनल में भी यूज़ कर सकते हैं और एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ कर सकते हैं इसे हम डायबिटिक पेशेंट में, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट में जो कि इंसुलिन यूज़ कर रहा है या हमारे पास उधर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज़ कर रहा है, तो इसे हम डायबिटिक पेशेंट में एज ए एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ कर सकते हैं जो कि सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। अब हमारे पास दो ड्रग है, लिबिटोलोल है और कार्बिटोलोल है। लिबिटोलोल हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर है, ठीक है, अल्फा ब्लॉकर भी है और बीटा ब्लॉकर भी है लिबिटोलोल, ठीक है। तो अल्फा 1 ब्लॉकर है, बीटा 1 है, बीटा 2 है और बीटा 2, ठीक है, ये हमारे पास हाँ ब्लॉकर है। हाँ, और दूसरी बात ये हमारे पास जो है अल्फा 1, बीटा 1 और बीटा 2 को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन जो है ये हमारे पास बीटा 2 पे हमारे पास एगोनिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है, एंटागोनिस्ट काम नहीं कर रहा है, बीटा 2 पे एज एगोनिस्ट काम कर रहा है।
तो बीटा ब्लॉकेज की बात करें तो 1/3 ऑफ प्रोपेनोल है, और अल्फा की बात करें तो 1/10 ऑफ पेंटोलामीन है। तो बीटा रेशो अल्फा की बात करें तो 1:5 है, ठीक है, 1:5 है। इसका मतलब यह है कि अल्फा पे एक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। अगर लो डोज अगर हम देंगे तो लैक प्रोपेनोल काम करेगा, और अगर हाई डोज देंगे तो लैक प्रोपेनोल प्लस प्राजोसिन काम करेगा, एक्ट करेगा। दूसरी बात यह है कि ठीक है कि फाल इन बीपी सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक, ये हमारे पास सिस्टोलिक बीपी वो भी कम कर रहा है और डायस्टोलिक भी कम कर रहा है, और वेजोडाइलेशन कर रहा है हमारे पास बीटा 2 पे, ठीक है। मॉडरेटली पोटेंट एंड यूज इन प्यूक्रोमोसाइटोमा, ओके। इसे हम लिबिडोल जो है इसे हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में दे सकते हैं या हाइपरटेंसिव क्राइसिस में। दूसरी बात यह है लिबिडोल के बारे में कि इसे हम प्यूक्रोमोसाइटोमा में भी यूज़ कर सकते हैं जब एड्रिनल मेडुला में ट्यूमर हो जाए। कार्बिडोल की बात करें तो ये हमारे पास बीटा 1, बीटा 2 और अल्फा 1 ब्लॉकर है, और कार्बिडोल हमारे पास कैल्शियम ब्लॉकर भी है। वेजोडाइलेशन वेजोडाइलेशन काज करेगा हमारे पास कार्बिडोल जो है अल्फा पे, ठीक है। और दूसरी बात यह कि कैल्शियम ब्लॉकर भी है। कार्बिडोल को हम हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं और कंजेस्टिव हार्ट फेलर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो चैप्टर है वो ख़त्म हुआ।